नमस्ते, स्वागत है आपका योगी सत्व में। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपको थायराइड से रिलेटेड इशू है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं कवर करूँगी कि थायराइड क्या होता है, इन हॉर्मोन्स का हमारी बॉडी पर क्या असर होता है, कैसे पता करें कि आपको थायराइड से रिलेटेड इशू है, कैसे अपनी रिपोर्ट पढ़नी है, और अगर आपको थायराइड डायग्नोस होता है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से आपका थायराइड के लेवल्स बहुत जल्दी नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये कि थायराइड ग्लैंड कैसे काम करती है। थायराइड ग्लैंड एक ग्रंथि है जो हमारी गर्दन में मौजूद होती है। इसकी शेप एक बटरफ्लाई जैसी होती है। ये दो ज़रूरी हार्मोन्स निकालती है, T3 एंड T4। ये हार्मोन्स हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थायराइड हमारे ओवरऑल फंक्शंस को देखती है, जैसे कि हमारा डाइजेशन, हमारे हार्ट का फंक्शन, हमारे किडनीज़ का फंक्शन, हमारे लंग्स का फंक्शन, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारे बोन की ग्रोथ, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसीलिए जब थायराइड से रिलेटेड इशू आता है तो विमेंस में कई बार पीरियड भी इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे ओव्यूलेशन को भी रेगुलेट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें इन हार्मोन्स की वजह से हमारे शरीर में चलती हैं। अब ये हार्मोन जैसे ही हमारे बॉडी में कम होते हैं तो हमारी एक और ग्रंथि होती है जो हमारे ब्रेन में होती है, जिसको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करती है जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये हार्मोन रिलीज़ होता है तो हमारे थायराइड को मैसेज मिलता है कि T3 एंड T4 का प्रोडक्शन करना है। अब किसी कारण से अगर हमारी थायराइड अच्छे से काम नहीं करे और वो TSH के रिलीज़ होने पर भी T3 और T4 ना बनाए तो हमारे शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, और इस इम्बैलेंस की वजह से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो हिल जाता है। इसीलिए जब आपने देखा होगा आपकी थायराइड की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर आपको TSH दिखाता है कि आपका TSH बढ़ा हुआ है। TSH बड़ा होने का मतलब हुआ कि बॉडी TSH निकाल रही है, लेकिन फिर भी आपके थायराइड T3 और T4 का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है। पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको थायराइड से रिलेटेड कोई इशू है? एक तरीका तो ये है कि आपको सिम्टम्स अपने नोटिस करने होंगे। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, वो आपको ब्लड टेस्ट के लिए बताएंगे। ब्लड टेस्ट में आपका T3, T4, TSH ये तीनों चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर आपका TSH नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। इसलिए आपको अपनी रिपोर्ट पढ़ना भी आना चाहिए। स्क्रीन पर मैं एक नॉर्मल रेंज दे रही हूँ कि क्या हमारे शरीर में लेवल्स होने चाहिए। अगर मैं T3 की बात करूँ तो 80 से 220 नैनोग्राम पर डेसीलीटर आपके लेवल्स होने चाहिए। इसके बीच में कोई भी यूनिट है तो इसका मतलब आपका T3 ठीक है। दूसरा आपको चेक करना है अपना T4 का लेवल। 4 से 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर आपका लेवल होना चाहिए। इसके बीच में अगर नंबर है तो इसका मतलब नॉर्मल है। तीसरी चीज़ आपको देखनी है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक नॉर्मल एडल्ट में 0.5 से 5 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर आपका लेवल होना चाहिए। अगर आपका 5 से ज़्यादा नंबर है इसका मतलब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, और अगर 0.5 से कम है तो इसका मतलब आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपर का मतलब हुआ ज़्यादा, हाइपो का मतलब हुआ कम। ये तरीका हुआ ब्लड रिपोर्ट्स के थ्रू, जिसमें आप अपने हार्मोन लेवल्स को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आप देखते हैं और नोटिस करते हैं, उसके बाद आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। सबसे बड़ा जो इसका सिम्टम होता है वो ये कि आपका वेट गेन जब होता है तो उसको लूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म होने के बाद आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है कैलोरीज अच्छे से बर्न नहीं करती और फैट बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी इकट्ठा करती है, जिसके कारण आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी वेट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ जो होती है वो है हमारे बालों का बहुत ज़्यादा थिन हो जाना, रफ़ हो जाना, स्किन हमारी बहुत ड्राई हो जाती है, हमारे नाखून बहुत पतले और ब्रिटल हो जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। इसके अलावा आपको बहुत जल्दी ठंड लगती है, जैसे अगर आपने थोड़ा AC ऑन किया तो आपको दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ठंड जल्दी फील होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि ये हमारे ओव्यूलेशन को भी इम्पैक्ट कर सकती है, इसकी वजह से आपको पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं या आपका जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी हैवी हो सकता है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत लो रहती है, आपको थका थका महसूस होता है। सुबह उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लो और डिप्रेस फीलिंग आती है। ये भी
हाइपोथायरॉयडिज्म का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर ये सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं तो आपको मिलना है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, क्योंकि वो हमारे हार्मोन्स में स्पेशलाइज्ड होते हैं। वो आपका ब्लड टेस्ट करेंगे और इसके बाद लेवल्स के बाद आपको दवाई मेडिकेशन जो भी है प्रिस्क्राइब करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को अटैक करने लगता है। दूसरा हुआ डायबिटीज़, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तीसरा हुआ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, ये भी एक कारण होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। तो आप अपने ब्लड टेस्ट में विटामिन B12 के लेवल्स भी चेक करा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को सीलिएक डिजीज़ होती है उनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। प्रेगनेंसी के दौरान टेम्पररी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, क्योंकि कई बार आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं पर वो आपकी डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी थायराइड की कोई सर्जरी हुई है उसके बाद आपके हार्मोन्स के इम्बैलेंस शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा कारण होता है थायरोडाइटिस, यानी कि हमारी थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होना। तो ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हाइपोथायरॉयडिज्म आपने देखा होगा महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अगर आपके डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड की मेडिसिन कैसे ली जाती है, जिससे आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर हों। कई बार दवाई को सही तरीके से ना लेने के कारण भी आपका जो थायराइड है वो ठीक नहीं होता है। सबसे पहली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप दवा ले रहे हैं वो सिर्फ पानी से लेंगे, खाली पेट लेंगे और एक ही समय पर लेंगे। तो कोई भी एक समय निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि जो दवाई होती है उसका एब्जॉर्प्शन और उसका पूरा मेटाबॉलिज्म में पूरा एक साइकिल होता है। तो अगर एक टाइम पर आप लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपके बॉडी में काम करती है। दूसरा ये हुआ कि जब भी आप अपनी दवा लेते हैं उसके तुरंत बाद आपको नाश्ता या चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी है, क्योंकि हमारी चाय में कैल्शियम होता है, इसलिए वो हमारी जो दवा होती है उसके एब्जॉर्प्शन को अच्छे से नहीं होने देता, तो दवा का पूरा असर हमें नहीं मिलता है। तो आपको कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे तक रुकना चाहिए, फिर उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अगर आप सुबह उठ करके कॉफ़ी ज़रूर पीते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपको कम से कम 1 घंटा वेट करना है। इसके अलावा अगर आप कोई सप्लीमेंट लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, तो कम से कम 3-4 घंटे आपको रुकना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्स में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फाइबर्स होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जब ये सारी चीज़ें हम तुरंत थायराइड की दवा के बाद ले लेते हैं तो वो थायराइड की दवा के असर को कट करते हैं, तो इसलिए आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आप अपनी दवा रात को ले सकते हैं। वैसे आपने सुना होगा कि थायराइड की दवा सुबह अर्ली मॉर्निंग ली जाती है, वो इसलिए क्योंकि आपको ये खाली पेट लेनी है। तो अगर आप रात में डिनर जल्दी करते हैं तो उसके 3 से 4 घंटे बाद थायराइड ले सकते हैं। फिर आपको सेम टाइम पर दवा लेने से रात में इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है और इसका असर भी जल्दी होता है। तो अगर पॉसिबल है तो आप कोशिश कीजिएगा कि रात को अपनी थायराइड की दवा लेकर के सो जाएं और सुबह आप फिर कभी भी अपना नाश्ता कर सकते हैं। उससे फिर आपको नाश्ते और दवाई के बीच में बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ डूज़ एंड डोंट्स की, यानी कि वो चीज़ें जो आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो तुरंत आपको शुरू कर देनी चाहिए, जिनमें से सबसे पहली चीज़ है फिज़िकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम। जी हाँ, आपको 30 से 40 मिनट कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। वो वॉकिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है। मैं एक योगा टीचर हूँ तो मैं आपको योग करने के लिए ही कहूँगी। इस पर मेरी एक फुल वीडियो है, चाहें तो आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने एक रूटीन दिया है, आप वो रोज़ाना करिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि फ़िज़िकल एक्सरसाइज का हमारे थायराइड फंक्शन पे बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आपको हर 3 से 6 महीने में अपने थायराइड के टेस्ट कराने चाहिए। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में बहुत आसानी होगी। ये भी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए काम कर रही है और कितनी बार आपके हार्मोन कम होते हैं तो आपके जो डॉक्टर हैं वो मेडिकेशन की डोज भी कम करते हैं। तो ज़रूर 3 से 6 महीने में डॉक्टर के पास जाइए और अपना टेस्ट कराइए। तीसरी चीज़ डाइट से जुड़ा हुआ है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप चुकंदर और गाजर, बीट रूट और कैरेट का जूस ज़रूर पिएं। इस जूस में होता है लाइकोपीन, ये एक फाइटोन्यूट्रिएंट है, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। साथ में इसमें होती हैं एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़। एक कारण जो मैंने आपको बताया था इन्फ्लेमेशन, ये उसमें बहुत हेल्प करता है। तो कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 3 से 4 बार इस जूस को आप ज़रूर पिएं। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की। आपको रोज़ाना खाने हैं 5 भीगे हुए बादाम। इसमें सेलेनियम होता है। सेलेनियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपके थायराइड की फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है। तो आप रोज़ाना 5 बादाम खाएंगे तो आपको थायराइड में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी।
अब बात करते हैं 5वें डोज की। आपको लेना है सनफ्लावर सीड या पम्पकिन सीड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 1 से 1.5 छोटा चम्मच आप ले सकते हैं। इसमें पाया जाता है आयरन और जिंक। ये भी आपके T3 एंड T4 के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। 6th चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि रात को आपको एक नाइट ड्रिंक लेनी है, लेमन जिंजर टी। अगर आपको इसकी रेसिपी नहीं पता है तो मैंने डाइट के वीडियो डाले हैं, मेरे डे 5 के डाइट प्लान में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। बीट रूट और कैरेट का जूस कैसे बनाना है उसकी रेसिपी भी डे 5 में आपको मिल जाएगी, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ये भी आपके इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है, आपका स्ट्रेस कम करता है, आपको नींद अच्छी आती है और थायराइड के ओवरऑल फंक्शन के लिए ये टी बहुत अच्छी है, तो आप ये भी लेना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जो आप चपाती बनाते हैं वो होल व्हीट की जगह उसमें आप ओट्स का आटा या फिर ज्वार का आटा आधा आधा मिक्स कर सकते हैं। इससे आपकी जो रोटी है वो ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। जो व्हीट होता है उसमें ग्लूटेन होता है, आप ग्लूटेन ले सकते हैं लेकिन मॉडरेशन में लेना चाहिए, तो इसलिए आप अपनी रोटी में ओट्स या ज्वार का आटा मिलाएंगे तो आपकी चपाती ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा आपके थायराइड के लिए ठीक रहेगी। तो ये बात हो गई डोज की जो आपको करनी है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी दवा कभी मिस नहीं करनी है और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, यानी कि खुद से अपनी डोज चेंज नहीं करनी है। इसीलिए मैंने बोला कि 3 से 6 महीने में आप अपने लेवल्स चेक कराइए, क्योंकि आपका TSH धीरे धीरे चेंज होगा तो उससे आपकी डोज भी चेंज होगी। तो खुद से अपनी डोज मत बदलिए, अपना टेस्ट कराइए और अपनी डोज ठीक रहिए, इससे आपका जो थायराइड है वो हेल्दी रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपनी डाइट से डेयरी बिल्कुल कट नहीं करनी है। जैसे आपने सुना होगा कि डेयरी खाने से थायराइड का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ता है, वो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन मॉडरेशन में डेयरी प्रोडक्ट आपको लेना भी ज़रूरी है। जैसे फुल फैट योगर्ट जो दही होता है वो आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है गोइट्रोजिन्स। गोइट्रोजिन्स हमारे थायराइड के फंक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। वो कुछ सब्जियों में मिलते हैं, वो सब्जियां हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जिसमें आता है गोभी, पत्ता गोभी, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स और ब्रोकली, इन सब में वो मिलता है। अगर आप इन्हें खा रहे हैं तो मॉडरेशन में खाइए और इन सब्जियों को अच्छे से पकाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से पकाने से जो गोइट्रोजन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा सोया प्रोडक्ट्स भी आपको अवॉइड करने चाहिए। सोया मिल्क हो गया, सोया चंक्स हो गया, खा रहे हैं तो उसको बहुत कम क्वान्टिटी में अच्छे से पका के खाइए। चौथा, आपको अवॉइड करने चाहिए सीड्स ऑयल, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कनोला ऑयल। इन ऑयल्स की जगह आपको लेना चाहिए कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी या फिर राइस ब्रान ऑयल। ये सारे ऑयल्स आपके लिए अच्छे हैं, पर इनमें भी सबसे जो बेस्ट होता है वो है कोकोनट ऑयल, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड्स। ये हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको कोकोनट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोकोनट ऑयल को भी आप अपनी कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। पांचवा, आपको अपने खाने में नमक बहुत कम लेना चाहिए। खाने के ऊपर जो नमक आप डालते हैं पकने के बाद वो अवॉइड करना चाहिए। सैलड के ऊपर या आप जो छाछ पीते हैं उसमें भी नमक आप ना डालें तो आपके लिए अच्छा होगा। छठा, आपको अवॉइड करना है कॉफ़ी। कॉफ़ी में होता है कैफ़ीन, जो हमारे थायराइड के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। कोशिश करें कि 1 कप से ज़्यादा कॉफ़ी आप ना लें। सातवां, आपको अवॉइड करनी है अल्ट्रा प्रोसेस्ड या फिर फ्रोज़न फूड्स जो मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज़, जूसेस, बर्गर्स। इन सब चीज़ों में बहुत सारे शुगर होते हैं, बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं, बहुत सारे कलरिंग एजेंट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो आपके थायराइड के फंक्शनिंग को हिला सकते हैं। इसलिए जब तक आपके हार्मोन्स लेवल में नहीं आ जाते, कोशिश कीजिए कि आप घर में पका हुआ ताज़ा खाना खाएं। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा आज का सेशन हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछिएगा। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। फिर किसी टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।